गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरा नहीं, उससे सीखना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी का कोट है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि जितनी आपकी एक्सपीरियंस होगी उतना ही आपको नॉलेज गेन होंगे और आगे सफलता मिलेगी, इसलिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो आप एक्सपीरियंस से करते रहिए कि अपनी गलतियों से मत डरिए, गलतियों से सीखिए। और इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 22 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल का। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में अपॉइंट किया गया किसे? तो दलजीत सिंह चौधरी को। किस पद के लिए? तो डायरेक्टर जनरल बनाया गया है सशस्त्र सीमा बल के लिए। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसी के साथ यह उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी चौधरी वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 30 नवंबर 2025 तक की अवधि के लिए एसएसबी के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि 30 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल को दिया गया है कि वहां तक ये डिसअपॉइंट हो जाएंगे। किस पद से? तो सशस्त्र सीमा बल से ये डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है सशस्त्र सीमा बल का, एसएसबी के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हाल ही में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के गाइडलाइंस को जारी किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स में। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग सेंटरों की विनियमन के लिए दिशा निर्देश 2024 जारी किए। जारी दिशा निर्देश का उद्देश्य छात्र पर्यवेक्षण और शिक्षाविदों के समर्थन को बढ़ाने के लिए अध्ययन कार्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं और कोचिंग केंद्रों को विनियमित करने के लिए मानक निर्धारण करना है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे कुछ रेगुलेशन और गाइडलाइंस को जारी किए हैं जो उस सारे कोचिंग संस्थानों को जारी करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसका है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसे सामाजिक न्याय का प्रतिमा का नाम दिया गया और इसे स्मृति में बनाया गया है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची टॉलेस्ट स्टैचू को कहाँ पे लगाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। किसके द्वारा? तो सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। उनकी ऊंचाई कितनी है? तो 125 फीट टॉल है, जो ब्रॉन्ज का बनाया गया स्टैचू है। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा है। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची कांस्य की बनी हुई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा थी, जिसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में 81 फुट की चौकी पर किया गया था। और यह प्रतिमा 125 फुट ऊंची है, जिसकी कुल ऊंचाई 206 फुट हो जाती है। और इस प्रोजेक्ट को पूरी लागत 404.35 करोड़ रुपए लगे हैं। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में सबसे ऊंचे स्टैचू बनाया गया है किनका? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ कहाँ आयोजित की गई है? तो राइट आंसर होगा असम स्टेट में हाल ही में बैटल ऑफ ट्रेडिशनल बफेलोज को ऑर्गेनाइज किया गया है, जो लगभग 9 सालों के बाद इस परंपरा को फिर से उजागर किया गया। उसका क्या नाम है? तो मोह जज नाम है इनका। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। असम के मोरी गांव में माघ बिहू समारोह के हिस्से के रूप में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने
मोरीगांव जिले के ऐतिहासिक आहतगुरी में भैंसों की लड़ाई का उद्घाटन किए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह राज्य सरकार ने 2015 में इस लड़ाई पर रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यह पारंपरिक भैंस लड़ाई अब पहली बार सख्त सरकारी दिशा निर्देश के तहत आयोजित की गई है, जो पशु कल्याण और हमारी प्राचीन संस्कृति के उत्सव के बीच एक नाजुक सामंजस्य सुनिश्चित करती है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में इस फाइटिंग को बंद कर दिया गया था और हाल ही में इस ट्रेडिशनल बुफेलो फाइट को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट टाइम, और ये पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इस पारंपरिक खेल को स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है मो जज। कहाँ का है? तो असम का ये फेस्टिवल है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में पानी के भीतर परमाणु सक्षम ड्रोन हिल 523 का परीक्षण किसने किया है? तो राइट आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के द्वारा हाल ही में अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन को विकसित किया गया, टेस्ट जो सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? हिल 523। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। उत्तर कोरिया ने जेजू द्वीप के दक्षिण में अपने परमाणु सूक्ष्म ड्रोन हील 523 का पानी के भीतर परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और जापान के साथ दक्षिण कोरिया के हालिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का जवाब भी दिया। इसके विरोध में पानी के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण भी किया गया। हैले नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुनामी है। नए ड्रोन सिस्टम का कथित तौर पर पहली बार मार्च 2023 में परीक्षण किया गया था। इसका उद्देश्य दुश्मन के पानी में गुप्त हमले करना और एक बड़ी रेडियोधर्मी लहर बनाकर नौसैनिक हड़ताल समूहों और प्रमुख परिचालन बंदरगाहों को नष्ट करना था। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया, जिसको सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया, उसका नाम क्या है? तो हिल 523 जो एक न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन है, जो समुद्र के अंदर यानी अंडर वाटर दुश्मनों को अटैक करने के लिए इस ड्रोन को बनाया गया है, जिसका नाम है हील 523। किससे संबंधित है? तो नॉर्थ कोरिया से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर का बेंगलुरु। बेंगलुरु में बोइंग इंडियन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक से बीकॉम मारेनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया। तो आपको पहले ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि बोइंग क्या है। तो बोइंग एयरक्राफ्ट इंजीनियर से रिलेटेड है, जिसमें भारतीयों को भी दिया जाएगा मौका, जो इस चीज में जीत सकते हैं, इस चीज में सीख सकते हैं। इस चीज को तो एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदेमंद उन महिलाओं को है जो बोइंग सुकन्या प्रोग्राम के द्वारा महिलाओं को भी भागीदारी दी जा रही है। 1600 करोड़ के निवेश से बेंगलुरु में 43 एकड़ के परिसर से निर्मित बोइंग सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। भारत में बोइंग का नया कैंपस स्टार्टअप, निजी और सार्वजनिक भागीदारी की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विमानन और रक्षा उद्योग के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकास करेगा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिकॉम खोला गया है। कहाँ पे? फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका में। उसका नाम है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खोला गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात के कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया है। ये कच्ची खरेक क्या है? तो ये एक प्रकार की पाम है, यानी कि खजूर है। इस खजूर का क्या नाम है? कच्ची खरेक। इसी को ही हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। कच्छ की खजूर की एक देशी किस्म जिसका नाम है कच्ची खड़ेक, भारतीय पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक से भौगोलिक संकेत टैग पाने वाली गुजरात का दूसरा फल बन गया है। इसका अर्ध शुष्क जिले के प्रसन्न किसानों ने इस फैसले की सराहना की, जिसके अकॉर्डिंग सीजीपीडीटी कार्यालय ने कच्छ किसान उत्पादक संगठन यूनाइटेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन को मंजूरी देने के बाद इस महीने की शुरुआत में 2 जनवरी को कच्ची खरेक या कच्ची खजूर को जीआई प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में गुजरात के कच्ची खरेक जिसका मतलब है डेट पाम यानी कि खजूर नाम है, तो इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया और इसी के साथ ये गुजरात का दूसरा फल बना है जिसको जीआई टैग प्रोवाइड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन
IICG कहाँ लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा केरला। केरला में हाल ही में इंडिया का पहला इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स का उद्घाटन किया, जो मेकर गांव कोच्चि केरल में है। इसका उद्घाटन वहीं पे किया गया। यह भारत सरकार और केरल सरकार के सहयोगात्मक प्रयासों से बनाई गई एक अनूठी सुविधा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और CAMET त्रिशूर ने इन अग्रणी केंद्रों की स्थापना में तकनीकी भागीदारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। IoT उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य इंटेलिजेंट IoT सिस्टम के क्षेत्र में सेंसर के विकास को बढ़ावा देना है, जो नेटवर्क डिवाइस और सेंसर सिस्टम में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में एस कृष्णन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ पे? तो केरल के कोची में इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 19 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जल्लीकट्टू का पारंपरिक खेल पोंगल महोत्सव तीसरा दिन आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बर्नार्डो अरवेला किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो गुआटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकप्रिय फास्टैग किस तकनीक पे काम करती है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरी की प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया है? तो गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनने की उपलब्धि आर प्रज्ञानंदन के द्वारा हासिल की गई। क्वेश्चन नंबर 7, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत का स्थान सेकंड पोजीशन पे बना रहा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बनी है? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है, जो SBI को पीछे कर दी है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है? Which schedule of the Indian Constitution mentions the division of power between the Union and the state? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन का उल्लेख है? ऑप्शन ए 8th, ऑप्शन बी 9th, या ऑप्शन सी 7th, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।